मित्रों, द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल आप सबको नमस्कार करता हूँ। कल हमने चर्चा की थी, उस चर्चा के बाद में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा का परिणाम ये है, चर्चा का मुख्य प्रारंभिक विषय ये होगा कि पहले तो हम अमेरिकी बाज़ारों पर नैस्डैक और डॉ जोन्स पर चर्चा कर लेते हैं, सूक्ष्म चर्चा 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। और चर्चा में यही पाया गया है कि कुछ दिनों से बाज़ार में ढिलाई थी, नरमी थी, गिरावट थी। कई तरह की अफवाहें छोड़ी जा रही थी कि एनवीडिया के प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट है वो तो दूसरी कंपनियों में बना लिया, इन हाउस कैप्टिव कंजम्पशन के लिए बना लिया है, उसने बना लिया, इसने बना लिया। एनवीडिया का शेयर $33 तेज हो गया है रात को, और कई शेयर तेज हुए हैं। नैस्डैक पे चढ़ा है और भारतीय आईटी कंपनियों के जो एडीआर लिस्टेड थे, इन्फोसिस और विप्रो के, उनमें भी अच्छी खासी तेजी आई है। और इस ऐसी संभावना है, मैं सुबह के वक्त बोल रहा हूँ बाजार खुलने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय बाजार जब खुलेंगे तो भारत में भी आईटी शेयरों में तेजी आनी चाहिए। बहुत दिन हो चुके हैं, परिणाम भी आए हैं आईटी कंपनियों के, परिणाम जितना भय था उतने खराब नहीं आए, और परिणामों से कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि इनके काम में, इनके मुनाफे में सुधार आएगा। देखो क्या होता है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि इन शेयरों को कोई बेच डालो, आप F&O में बेच डालो। आपके पास होल्डिंग है तो घबरा के बेच डालो किसी के कहने से। बाजार है, इसमें कई प्रकार की अफवाहें आती हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे हमेशा ये कहता रहा हूँ, वीडियो में, हर वीडियो में मैंने 1 आध मिनट के लिए कहा है कि बाजार हैं, ये ट्रेडेबल आइटम्स हैं, चाहे अमेरिकन बाजार हो, चाहे भारत के हों, चाहे यूरोपियन मार्केट्स हों। इनमें जहाँ ट्रेडिंग होगी वहाँ ऊंचाई नीचाई आना स्वाभाविक है, और हर आदमी अपने हिसाब से मीडिया मैनेज करता है, अपने हिसाब से खबरें छोड़ता है बाज़ारों में। जैसा मौसम होता है वैसी खबर छोड़ देते हैं, जैसे हालात होते हैं। मंदड़िया बाजार गिराने के बावजूद भी कहता है कि और मंदी आएगी, ये कह के अपने जो सोल्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको कवर कर जाता है। तेजड़िया ये कहेगा तेजी करने के बाद में और तेज होगा, क्योंकि जो खरीदा हुआ माल उसको बेचना है उसे। तेजड़िया और मंदड़िया जो बाजार को घुमाते फिराते हैं, वो कभी भी अपने पास तो माल रखते नहीं। उन्होंने मतलब माल को रखने के लिए लंबे टाइम के लिए नहीं खरीदा है, उन्होंने हमेशा इस बात से खरीदा है कि एक वातावरण, कुछ ऐसे सिम्टम नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी आशाएं हैं, उस हिसाब से वो माल खरीद लेते हैं, और माल को कुछ अफवाहें, कुछ खबरें छोड़ करके एक ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं उस शेयर में ही, आप उसको आम इन्वेस्टर खरीद लेता है और वो बेच के भाग जाते हैं। तो इसलिए घबराइए नहीं, शेयर, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कोई रातों रात कहीं भगने वाली नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। आप होल्ड करें कॉन्फिडेंस के साथ में, मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है किसी भी शेयर में नहीं। नेक्स्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं आज बताऊंगा आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ F&O ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके परिणाम क्या रहे हैं, मेरा सर्वे क्या कहता है, बड़े बुद्धिमान लोगों से बात की है, बड़े मजे खिलाड़ियों से मैंने बात करके परिणाम निकाले हैं। वैसे भी सुनता रहता हूँ पहले से भी, लेकिन जो ताज़ा बातें हैं उसके आधार पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। कल कंपैरिजन किया गया कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ, जो अच्छे खिलाड़ी मानते हैं, पढ़े लिखे लोग, बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्यों भाई, आपके 4 साल का जो F&O का काम किया आपने F&O में, उसके परिणाम क्या रहे। कि 4 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया हमने कमाया इसमें। ठीक है, 2 करोड़ आपने कमा लिया, उसमें 33-35%, 34% इनकम टैक्स चुका दिया, बचा 1,30,00,000। लागत क्या है, 2.5 करोड़ रुपया। तो 4 साल में जो CAGR आई क्या आई, वो तो कुछ भी नहीं आई है।
30 लाख रुपया साल कमाया, 32 लाख रुपये मान लीजिए, 10% सालाना ही तो हुआ वो, 10-12% मान लीजिए, एंड रिस्क फैक्टर इज वेरी हाई। इससे ज़्यादा तो म्यूचुअल फंडों ने दे दिया, 18-20%, 22% तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंडों ने दे दिया, जो कि सबसे कम दिया लार्ज कैप फंड ने। और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों का लेखा जोखा मैंने लिया है, और ये तो बहुत बुद्धिमान, बहुत तरीके से, बहुत टेक्निकल ग्राउंड्स का एथिकल सब तरह एनालिसिस करके करते हैं, उनका परिणाम है। और जो वैसे ही कूद पड़ते हैं किसी सुनी सुनाई बात पर, किसी के कहने से है और है, उनका क्या हाल होगा। और जो सेबी का बार बार ये चेतावनी आती है कि 90% लोग F&O के सौदों के अंदर नुकसान में रहते हैं, मैं कहता हूँ 90 नहीं, 96-7% नुकसान में रहते हैं। इसलिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो सुझाव है वो बता रहा हूँ, जिसकी इच्छा हो वो करे। और कैश की बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंडों इटसेल्फ का, म्यूचुअल फंड तो स्लो देते हैं ना, उनका जो परिणाम है वो एवरेज जो रिटर्न है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, या 4 साल का भी लगा लीजिए आप, 30-35% रिटर्न कम से कम है स्मॉल कैप में। मिड कैप में 28, 30, 32% है आज सारे म्यूचुअल फंड का कैटेगरी एवरेज निकाल लीजिए आप तो। और लार्ज कैप का भी 20-22%, तो एवरेज प्रॉफिट 4 साल का CAGR है ही है। ऐसे सूरत में विच इज बेनिफिशियल, म्यूचुअल फंड में जिसने पैसा लगाया नींद से सोया, आराम से सोया। F&O में जिसने काम किया, रात दिन जगा है, हर इवेंट पे नज़र रखी है, घबराहट रही है, BP हाई रहा है, तो परिणाम सामने। तेज़ गति से पैसा कमाने की सोचते हैं जो वो लोग, अच्छा एक्चुअल बात यह है कि वो लोग कोई 25-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया साल कमाने के लिहाज से ये F&O में काम नहीं करते हैं। वो तो कोई 200-500-1000 करोड़ रुपया कमाने के हिसाब से काम करते हैं। और परिणाम ये है कि बहुत से तो चपेट में आ जाते हैं, और वो काट पीट करके जो बचता है वो नतीजा, ये नेट जो सब्सटेंस उनके पास ये बचा है, वो भी बच गया, ये बहुत बड़ी शुक्रिया है। ऑन दी अदर हैंड, मैंने ये दूसरे उन्हीं श्रीमान से कैलकुलेशन की कि मैंने कहा एक बात पे विचार कीजिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं शेयर बाजार में, बड़े बड़े 5 स्टार इन्वेस्टर्स हैं, लाके झुंझुनवाला साहब हैं, और दमानी जी हैं, और केडिया जी हैं, और साहब जो है कि और कई लोग हैं, उनके सबके नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, उनकी नेटवर्थ तो आम आदमी को पता है, मीडिया में छपती है, बार बार आती रहती है, चर्चाएं चलती रहती हैं, और कमाया भी है, ग्रोथ भी आई है, ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, कहीं से कहीं पहुंच गए वो लोग। और ये जो F&O के अंदर जो काम करते हैं, बड़े बड़े आदमी भी देख लीजिए आप, बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट गन्स जो हैं, जो 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 लोटे के साथ में, 10,000 लोटे के साथ में खरीदते हैं, मार्केट को घुमाते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं मार्केट का। बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े सिंडिकेट मेंबर्स हैं, द रिचेस्ट पर्सनस हैं उसमें काफ़ी। उनकी नेटवर्थ कहाँ बढ़ी और कितनी बढ़ी पिछले 10-20 सालों में, कहीं किसी की तो आती भाई, लेकिन किसी की नहीं आई है। उसका कारण क्या है कि कमाते तो हैं वो लोग भी, नेट प्रॉफिट में भी रहते हैं, लेकिन वो अगर एक साल में 10,000, 20,000 करोड़ का सौदा करते हैं, उनकी कमाई होती है 200 करोड़ रुपए साल, 100 करोड़ रुपए साल। दिस इज द पोजीशन। मैं आपसे बता रहा हूँ, जयपुर शहर के अंदर ऐसे बहुत से ब्रोकर्स हैं जो कोई ब्रोकरेज का काम नहीं करते, मेंबर हैं वो, NSE BSE किसी ना किसी के मेंबर हैं वो पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं, नाम के ब्रोकर हैं, वो खुद का काम करते हैं, और उन्होंने जोवर बिठा रखे हैं, और उनका 200-200, 300-300 करोड़ रुपए रोज का टर्नओवर है, करते हैं सौदे कर करके, खरीद बेच के F&O में खूब जबरदस्त सौदे करते हैं। सब्सटेंस क्या मिलता है उनको, 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए साल के, 30 करोड़ रुपए साल के, और कईयों को तो घाटा जाता है, किसी किसी साल घाटा जाता है। आप देखिए कि कोरोना काल में जब शेयर मार्केट गिरा, जब भयंकर गिरावट आई, तो उन्होंने माल को ठोक दिया, F&O में माल बेचा, खूब जच के बेचा,
और बेचार इस उम्मीद से बेचा अब तो हम गहरे होंगे, मतलब हमारी चांदी हो गई, अब तो अब बस पूछो मत आप। और बेचार बेचते चले गए। इतने में सरकारों ने लिक्विडिटी तैयारी करी, स्टिमुलेट करने की तैयारी करी, कुछ घोषणाएं करी बाजारों के अंदर, कुछ संभला बाजार, और वो उस उम्मीद से थे कि बाजार चढ़ ही नहीं सकता, देवर कॉन्फिडेंट। परिणाम ये रही कि जो उनके सपने संजोए थे वो सब मिट्टी में मिले और उनको भारी नुकसान उठाने पड़े। इसी प्रकार से कई बार उनको अचानक ट्रैप हो जाते हैं। आपको ध्यान हो, एक बार इनकम टैक्स घटाया था सरकार ने, 30% से घटा के 25% किया था। उनके माइनस के सौदे खड़े हुए थे और परिणाम ये रहा कि सरकार ने इनकम टैक्स घटाया, दिन में ही खबर आई, 11-12 बजे आई थी वो, और उनके सौदे माइनस के अंदर खड़े हुए थे। वो बेच के कमाते हैं, वो कहते हैं हम तो बेचेंगे, मतलब बेच के कमाएं। एफ एंड ओ में बेचो चाहे खरीदो, कभी ना कभी उल्टा होता है, कभी सुलटा होता है, कभी इधर मार पड़ती है, कभी उधर मार पड़ती है। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जयपुर जैसे शहर में एक एक ब्रोकर को, एक एक ऑपरेटर को, ऑपरेटर तो खैर नहीं कहे जा सकते, वो एक एक ब्रोकर को या एक एक जोबर या जो भी वो खिलाड़ी हैं, 40-40 करोड़, 30-30, 50-50 करोड़ रुपए की चोट आ गई थी एक दिन के अंदर। इसलिए अब बहुत खतरनाक खेल है, इससे दूर रहें, चाहे कोई कितना भी लालच दे, चाहे कुछ भी करे आपको। आप केवल फंडामेंटल्स पे काम करें, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, और इस लिहाज से काम करें कि हमारा तो 1 रुपया चाहे 2 साल में 1.5-1.25 हो, चाहे 5 साल में उसके 2.5 रुपये बने, 1.5 रुपया बने, 1.25 रुपया बने, कंपाउंडिंग बेनिफिट से आप मालूमाल हो जाएंगे। मतलब किसी सट्टेबाजी में ना पड़ें। अब कल रिलायंस के रिजल्ट आए हैं, HDFC के रिजल्ट्स पर भी मैंने कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, जिन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेना बेहतर है कि रिजल्ट जो आए हैं इतने ख़राब नहीं किसी के भी। HDFC बैंक ने भी प्रॉफिट को मेंटेन किया है, बढ़ तो नहीं पाया है लेकिन प्रॉफिट को मेंटेन किया है। रिलायंस ने भी ग्रोथ दी है, 12-13% की ग्रोथ दे दी है इतनी बड़ी कंपनी ने। और इन हालात में जब सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा रखा है उस पर, उन परिस्थितियों के अंदर जो ग्रोथ आई है वो ठीक ही आई, मतलब उसको ख़राब नहीं कहा जा सकता। गैस के भी प्राइसेस गिरे हुए हैं इस समय, जो गैस निकालते हैं ये KG-D6 से, उसके प्राइसेस गिरे हुए हैं, तो प्रॉफिट थोड़ा ठीक है। और इन्होंने टेलीकॉम में भी, जो रिलायंस जियो, उसमें भी कोई रेटें नहीं बढ़ाई हैं। दूसरी बात है, जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी गिरी हुई है, तो इनकी रिटेल के अंदर भी सेल इन हालात में सेल का जो इन्होंने ग्रोथ है उसको थोड़ा मेंटेन ही किया है। और ऐसी सूरत में ये रिज़ल्ट ठीक है, कोई ख़राब रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मेरी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचेगी, मैनेजमेंट तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, आई कैन नॉट से। इनको कुछ अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा, कुछ नीति को बदलना पड़ेगा। एक तो रिलायंस इंडस्ट्री का डीमर्जर करना पड़ेगा, डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग, क्योंकि रिलायंस के अंदर हिडन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम सिंपली गिविंग ए स्टडी एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट दैट दे शुड इम्प्रूव एंड दे शुड चेंज देयर पॉलिसी। एक तो उनको डीमर्जर करना होगा, और जितना जल्दी कर देंगे उतना ठीक होगा। क्यों? भारतीय एयरटेल का 84 का पी रेशो है और रिलायंस का पी रेशो तो 30 है, आज मानिए आप 30 के प्रेम। तो आप देखिए, डीमर्जर से अगर टेलीकॉम बिजनेस को अलग किया जाता है तो कितना बड़ा जंप आ जाएगा, सुधार आ जाएगा उसके अंदर। अनदर थिंग, रिलायंस के अंदर अगर डीमार्ट से टेली किया जाए, जो डीमार्ट कुछ भी नहीं है, तो उसको भी डीमर्ज किया जाता है, तो उसका पी रेशो भी 60-70 का पी रेशो तो बनेगा, 50 का बनेगा, तो भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आता है। फैशन, डिज़ाइनिंग, दुनिया भर की चीज़ें वो डाल रहे हैं उसमें, डिजिटाइज बिजनेस है, पूछो मत आप, यानी क्या क्या कर रहे हैं। तो उस साल तो उनको अलग करना चाहिए, तब उनका मार्केट अलग नंबर दे सके। ये मिक्स बास्केट जो है, इसमें ये वैल्यू क्लोज टू द डोर है, मतलब सील्ड है ये वैल्यू। ये पी रेशो बढ़ नहीं पा रहा है इनका, इसलिए मेरा करें। और दूसरी बात ये है कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी फास्ट, हालांकि रिलायंस का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही रहा है, लेकिन अनदर थिंग मेरी यही है कहना कि ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा युग आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है,
हाइब्रिड व्हीकल्स है, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, इनमें भी इनको एंट्री लेनी चाहिए। इनमें बहुत बड़ा स्कोप है, खाली एक एक लकीर पर चलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका जो शेयर होल्डर बेस है इतना बड़ा बेस है, आपका खुद का भी बड़ा बेस है, इसको मेंटेन करना है, आगे ग्रोथ करना है, तो इस तरह के हाई ल्यूक्रेटिव, हाई प्रॉफिट, हाई ग्रोथ एरियाज में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, ये बात है। और वो जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है अल्टरनेट एनर्जी का, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। उस प्रोजेक्ट का स्टेटस डिटेल में शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए इनको, ताकि शेयर होल्डर्स में एक आशा की किरण मेंटेन रहे। अनदर थिंग, HDFC बैंक के ऊपर भी मैंने उसकी बैलेंस शीट की काफ़ी स्टडी कर लिया, हालांकि मैं इन दिनों बहुत व्यस्त था, मैं बाहर हूँ, आई एम गोइंग हियर एंड देयर टू अटेंड फंक्शंस इन माय रिलेशनशिप, बट इवन देन आई हैव स्टडीड HDFC बैंक बैलेंस शीट रिजल्ट्स, और उसमें जो 13,000 करोड़ का उन्होंने जो प्रोविज़न किया है, कंटिजेंसी प्रोविज़न, यानी जो बैड डेट्स के लिए जो प्रोविज़न करते हैं, उसी हेड में उन्होंने 13,000 करोड़ रुपये का प्रोविज़न इस क्वार्टर में किया है। इसमें भी मेरी आवाज़ मैनेजमेंट तक, मैं छोटा आदमी हूँ, पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी आई कैन नॉट से, बट उन्होंने नोट्स में लिखा है कि बोर्ड डिसीजन फला तारीख को के कंप्लायंस में ये प्रोविज़न किया गया है। तो बोर्ड डिसीजन क्या था उसको भी उनको साथ रेफर करना चाहिए, या अलग से प्रेस में, मीडिया में किसी भी तरह उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। ये बात एक डार्क रूम में नहीं रहनी चाहिए। HDFC जैसा मैनेजमेंट, HDFC बैंक जो इतना शीशे के माफिक है, वो भी अगर इस प्रकार का हिडन काम करेगा और एक अस्पष्ट, अनट्रांसपेरेंट मतलब रिजल्ट पेश करेगा, तो फिर इन्वेस्टर क्या करेगा, आप बताइए। वैसे मैं ठीक है, रिजल्ट ठीक आया है, इन हालात में सुधार दे रहे हैं, सुधार आ रहा है, सब कुछ है। एम्प्लॉयज़ के लिए भी उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया ऑफर किया है, का निर्णय लिया है देने का, ये भी अच्छी बात है, और देवे वो बहुत। और दूसरी बात यह है कि 1.5 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख करोड़ दिए बिना भी काम चल सकता था, और एम्प्लॉय ज़्यादा खुश होते। उनको स्टॉक ऑप्शन दो ना आप, मतलब आपका बैंक का 1 रुपया भी नहीं लग रहा उसमें, बल्कि बैंक को तो पूंजी मिलेगी आगे चल के। राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ ए डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर टू द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ग्रुप हेड तक आप सबको शेयर दे दीजिए, मतलब उससे टैलेंट रुकेगा, एक आशा बंधेगी, कर्मचारियों के अंदर जोश आएगा। ये 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया मिल जाएगा, इट्स नथिंग, कुछ नहीं है ये। तो आप ये नहीं आप 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 शेयर दो, आप ठीक है, थोड़े थोड़े 1,000, 500 शेयर भी आप डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर के लेवल का आदमी को दोगे, उससे वो बेचारा ही विल फील हैप्पी, कोई नुकसान ही नहीं है उसमें। आज दुनिया की जितनी भी मानी जानी कंपनियां हैं, चाहे गूगल है, एमजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, दे आर गिविंग स्टॉक ऑप्शन टू देयर एम्प्लॉयज। तो वाई नॉट दिस बैंक शुड गिव। मॉर्गन स्टैनले देता है, गोल्डमैन सच्चा देता है, सब देते हैं, वाई नॉट देना चाहिए, ताकि बैंक का टैलेंट जो है वो नहीं जाए। अब कपिल अरविंद गए वहाँ पर, पूना वाला फिनकॉर्प में क्यों गए, मतलब उनको ये लगा कि मेरा करियर ब्लॉक हो गया, इसलिए वो चले गए। ही वॉज ए रियली वेरी बिग टैलेंट। मतलब मैं कोई उनका चमचा या चेला नहीं हूँ, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ही वॉज ए बिग टैलेंट ऑफ द बैंक। तो ये टैलेंट ड्रेन को रोकने के लिए आपके 1,50,000 रुपये देने से नहीं होगा, आप उसको शेयर्स दीजिए स्टॉक ऑप्शन में, ताकि उसके जीवन में एक आशा आवे और उसको प्रॉस्पेरिटी आवे उसमें। तो ये बात ये रही है, मेरा जो कुछ है, मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो, मैं हमेशा नई से नई चीज़ें आपको दूंगा, एक से एक बढ़िया चीज़ें देता रहूँगा। और मैं थोड़ा इन दिनों व्यस्त था, इतना फैक्चुअल मैं नहीं दे पाया हूँ, मतलब दिया है, लेकिन और इससे फार बेटर दूंगा मैं जयपुर लौट करके। और आप मेरे पे भरोसा रखें, देखें, मेरी बात अगर पसंद आई है, मेरा वीडियो अगर पसंद आया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या लगता है? आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आप तो सिर्फ मेरा मनोबल बनाइए, ताकि मैं इस एज में भी आपको सर्व कर सकूं, आपको कैटर कर सकूं, आपके लिए मैं चिंता कर सकूं, सोच सकूं, नई से नई चीज़ दे सकूं कि किस तरह मैं आपको लाभान्वित करूं। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।